अच्छा, आज वाले हम डे में जो हमारे रिमेनिंग रेस्पिरेशन के टॉपिक है, जिसमें मेनली कीमो रिसेप्टर्स हमारे रह गए, वो और हम एक्सरसाइज का इफेक्ट लंग पे और हाई एल्टीट्यूड का इफेक्ट लंग पे ना, ये दो चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अलॉन्ग विद दैट आपकी जो क्वेरीज हैं वो हम जो आपने शेयर किए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं फिर से जो है वो डिस्कस करना चाहूंगी, वो कॉन्सेप्ट ऑफ P50 है। ठीक है ना, व्हाट इज P50? P50 हीमोग्लोबिन की हाफ सेचुरेशन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की हाफ सेचुरेशन है। आप देखो इस ग्राफ में अप्रिशिएट करोगे कि जब हीमोग्लोबिन हाफ सेचुरेटेड है, ठीक है, उस वक्त जब कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर्व है, ठीक है, उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, और जब हीमोग्लोबिन हाफ सेचुरेटेड है, जब कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट है, ठीक है, उस वक्त उसकी वैल्यू डिफरेंट है। देख रहे हैं ये? ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये और ये सही है। तो हमने क्या कहा था, ये जो ये वाली वैल्यू है ये मोर है, ये मोर है। ठीक है, और ये लेस है। ठीक है, ये मोर है। तो हमने क्या कहा था, मोर द P50 लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितनी P50 की वैल्यू बेसिकली क्या है, देखो P50 तो फिक्स जगह है ना, P50 तो वो जगह है जहां पे हीमोग्लोबिन हाफ सेचुरेटेड है। तो हम जो P50 में जो वैल्यू देख रहे हैं वो एक्चुअली हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं। एंड रिमेंबर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द आर्टीरियल ऑक्सीजन। ठीक है, ए का मतलब मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, कैपिटल ए मींस एल्विलर। ठीक है, और स्मॉल ए इज आर्टीरियल। ठीक है, सो वी आर लुकिंग एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द आर्टीरियल ऑक्सीजन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन की P50 पे दो तरह की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एक वैल्यू आ रही है जो ज्यादा आ रही है, जब कर्व राइटवर्ड शिफ्ट है तो ये वैल्यू ज्यादा है, जब कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो ये वैल्यू कम है। वो जो MCQ है जिसमें वो 35 mmHg है, ठीक है, उसका मतलब वो ये पूछना चाह रहे थे बेसिकली, जब कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, तो P50 की वैल्यू क्या होती है। तो आप सिंपल क्या करते हैं, ग्राफ लेते हैं और P50 को राइटवर्ड शिफ्ट पे देख लेते हैं कि नीचे आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जब जहां पे ये वैल्यूज लिखी भी होती हैं, अभी यहाँ तो 25 और 50 का गैप है, आपको बीच में दिख नहीं रहा, तो ये वैल्यू जहां पे जैसे मैंने वो ग्राफ शेयर किया आपको ग्रुप में, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे 25 35 ऐसे करके लिखी हो तो ये वैल्यू यहाँ पे 35 आती है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? नो मैम। नो क्लियर? व्हाट इज अनक्लियरिटी अबाउट दिस? अब आप सवाल पूछो। नवाल हो? यस नवाल, नो प्लीज मैम। नाउ आस्क। यस नवाल, प्लीज मैम आस्क द इट्स क्वेश्चन। समझा। ओके समरा, ओके समरा, व्हाट्स नॉट? जी। मैम जैसे कि रफी में पॉइंट लिखा हुआ है, मीनिंग शिफ्ट टू लेफ्ट इज इक्वल टू हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, इतना तो समझ हम्म आता। लेकिन फिर हम्म आगे लिखा है कि P50 इज लो। मतलब हम्म बेसिकली मुझे ये नहीं समझ आ रही। ओके पी ठीक है, देखो फिफ्टी इज P50, लो। देखो P50 ये वैल्यू है, P50 ना ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू P50 है। ठीक है, ये वैल्यू P50 है। अब देखो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये मेरा जो कर्व है ये वाला लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। इसकी देखो P50 की वैल्यू, ठीक है, इसकी P50 की वैल्यू देखो, ये जहां मैंने पॉइंटर लगाया है, ठीक है, और ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट है, इसके P50 की वैल्यू देखो, किसके P50 की वैल्यू ज्यादा है, लेफ्टवर्ड वाले की कि राइटवर्ड वाले की? राइट वर्ड। राइटवर्ड वाले की, तो वही लिखा हुआ है, आप रीड करो वो पॉइंट फिर से। शिफ्ट टू राइट इज इक्वल टू लो ऑक्सीजन एफिनिटी मींस P50 इज हाई। ठीक है, लो एफिनिटी, राइटवर्ड शिफ्ट इज लो एफिनिटी, हम सबको पता है, हमने जब फर्स्ट ईयर MBBS ज्वाइन किया था तब से हमें पता है कि राइटवर्ड शिफ्ट मींस लो ऑक्सीजन एफिनिटी, लो ऑक्सीजन एफिनिटी मींस मोर P50 वैल्यू। ओके मैम।
ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जब ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम होती है तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। कम पार्शियल प्रेशर पे P50 अचीव नहीं होता। P50 का मतलब क्या है? P50 का मतलब मैं आपको पहले भी दो तीन दफा बता चुकी हूँ। P50 का मतलब है, अगर एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है, ये फुल सेचुरेशन है उसकी, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो P50 का मतलब है कि एक हीमोग्लोबिन के पास 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। दैट इज द P50 वेयर द हीमोग्लोबिन इज हाफ सेचुरेटेड। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्लियर मैम। नवाल, इज दिस क्लियर? मैम क्लियर। ओके। थैंक यू। नाउ दीज आर द पॉइंट्स जो कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के नीचे गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर जो है मैं एक एक रीड कर देती हूँ। पहला पॉइंट है कि स्टेगनेंट हाइपोक्सिया जो है, चाहिए, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। तो हमने कहा स्टेगनेंट हाइपोक्सिया का मतलब है कि जब सर्कुलेशन स्लो डाउन हो गई है, स्टेगनेंट का यही मतलब होता है, दैट इज द स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। ठीक है, तो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया का हमने कल भी कॉज पढ़ा था कि स्टेगनेंट हाइपोक्सिया यहाँ तो फेलियर में होगी। ठीक है, और किस कंडीशन में सर्कुलेशन स्लो डाउन हो सकती है? अगर बहुत ज्यादा आरबीसी की काउंट बढ़ जाए, यानी कि पॉलीसाइथीमिया हो जाए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की आरबीसी काउंट इतनी बढ़ गई है कि ब्लड की विस्कोसिटी इतनी बढ़ गई है कि जो है जब ब्लड जो है वो आर्टीरियल एंड से वीनस एंड पे जा रहा होता है तो वो इतना स्लो डाउन होता है कि वहां पे इतना स्टे करता है कि टिश्यू जो है उसकी सारी ऑक्सीजनेशन निकाल लेता है, जिसकी वजह से जो है डीऑक्सीजनेटेड कंटेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। दिस इज अगेन इन स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। क्लियर? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर हाइपोक्सिया है, ठीक है, और PO2 जो है वो 60 mmHg है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन 15 ही है। हीमोग्लोबिन 15 बताने का मतलब क्या है कि भाई कि एनीमिया नहीं है, ठीक है, और जो है कोई पॉइजनिंग की हिस्ट्री नहीं है, कोई ब्लड लॉस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो आपको जो डायग्नोसिस बनानी होगी इस वाली कंडीशन में वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की बनानी होगी। क्यों हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की बनानी होगी? यानी कि ये वो वाला हाइपोक्सिया है कि जिसमें मसला कहाँ है, लंग तक प्रॉब्लम है। ठीक है, जब हमने हाइपोक्सियास कल डिस्कस किए थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये जितने भी हाइपोक्सियास हैं, ये वाले हाइपोक्सिया, ये सारे हाइपोक्सिक हाइपोक्सियास हैं। ठीक है, इसमें लंग तक प्रॉब्लम है। लंग तक प्रॉब्लम है तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है वो ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड के अंदर। और हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर कैसे करेंगे? तो हम उसको एल्वुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या रीजन है। ऑब्वियसली हिस्ट्री भी तो साथ में होती है ना। अब एक बंदा हायर हायर जो है एल्टीट्यूड पे है, तो वो हायर एल्टीट्यूड की जो है ना क्या कहते हैं, हिस्ट्री देगा ना आपको। ठीक है, तो हाइपोक्सिक, ये सारे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के कॉजेज है। ठीक है, क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब इसमें उन्होंने सिर्फ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के कॉजेज फ्रॉम हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू हायर एल्टीट्यूड, टू ड्यू टू द जो है उसको जो है ना क्या कहते हैं, डीप एनेस्थीसिया दिया हुआ हो, टू उसका रेप फ्रैक्चर हो गया हो, टू उसको जो है एटिलेक्टेसिस हो गया, कुछ भी हो सकता है हाइपोवेंटिलेशन का कॉज। ठीक है ना, वो कुछ भी कॉज हो सकता है दैट इज लीडिंग टू इट। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पॉइंट है कॉज ऑफ हाइपोक्सिया ड्यू टू, ये अगेन द सेम रेपिटेशन है। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन इज अगेन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट पेशेंट विथ PCO2 60 हीमोग्लोबिन, ये अगेन सेम रिइटरेशन ही है, वही चीज है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है उसमें है कि हीमोग्लोबिन 15 है, ऑक्सीजन क्वांटिटी 20 है। रिमेंबर, ऑक्सीजन 20 ऑक्सीजन कंटेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन इज फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, याद रखना ये। नॉर्मल कंटेंट जो ऑक्सीजन का आर्terial ब्लड में होता है 100, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 20 ml होता है। मैं उसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होता है कि हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितनी है पर डेसीलीटर, और हर
ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करती है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाती है वैल्यू। आपको इसको समझने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। यू जस्ट रिमेम्बर के आर्टियल ब्लड में 20 होता है और वीनस ब्लड में 15 होता है। नॉर्मली अगर बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उसने कितनी ऑक्सीजन पर ml डिलीवर की, 5 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड एल्वुलर वी नो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें और डिटेल दी है। ये बता रहे हैं कि भाई हीमोग्लोबिन 15 है, ऑक्सीजन कंटेंट 20 है, एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 45 है और आर्टिरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है और वीनस जो है वो 15 है। अच्छा, अब देखो, यही हम आज फिर से डिस्कस करने वाले थे। आ, अच्छा जी, अब ये वाली सिचुएशन एक्चुअली इसने बताई है जो हम कल डिस्कस करे थे, ये वाली। अगर ये सिचुएशन, अगर आपके पास वो रफी का पॉइंट खुला हुआ है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, इसको इससे मैच करो तो ये मैच हो रही है, देखो। हम्म, इसमें क्या हुआ था, कौन सा एयरवे डिफेक्ट है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ब्लड आ रहा है लेकिन वेंटिलेशन नहीं हो रही। ठीक है, ये क्या था, VA/Q 0, ब्लड आ रहा है और वेंटिलेशन नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? क्लियर मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपोक्सिया, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम है और ए ग्रेडियंट जो है वो बढ़ा हुआ है। मैंने आपको कल ए ग्रेडियंट सारे बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एम्फोसाइज पे करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ शंटिंग हो रही है। इन्होंने एग्जांपल दिए, दो दो रीजन है ए ग्रेडियंट बढ़ने के, एक शंटिंग है और एक वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट्स है। इन दोनों में ए ग्रेडियंट बढ़ने का क्या मतलब है कि एल्वुलाई में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ठीक है मगर आर्terial ब्लड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है। देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन एल्वुलाई एंड द आर्टीरियल ब्लड। एक ये वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट हो सकता है, दूसरा क्या मसला हो सकता है कि वो ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है उसमें एडमिक्सचर हो रहा है वीनस ब्लड का, यानी राइट टू लेफ्ट शंट है। मैंने आपको बताया था ये यूजुअली जो है टेट्रोलॉजी ऑफ हैलेट में होता है। ठीक है, ये वाला ये पॉइंट है। उसके बाद अगेन स्टेगनेंट वाला इज रेपिटेशन, ठीक है। अच्छा, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अक्यूट एनॉक्सिक एनॉक्सिया इज लेस्टिट्यूड। ठीक है, लेस्टिट्यूड, लेस्टिट्यूड मींस दैट सिंपल लेथार्जी। सबसे पहला सिम्टम जो होता है ना हाइपोक्सिया का, अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। आप देखो जितने भी लोग एनीमिक होते हैं तो एनीमिया का जो एक पहला सिम्टम होता है वो क्या होता है, लेथार्जी होती है, वीकनेस होती है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द हाइपोक्सिया। ठीक है, कॉज कोई भी हो उसका। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एक तो वो कर रही होती है ना, एक तो वो ये कर रही है कि जो है एनीमिक हाइपोक्सिया कर रही है, वी नो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज वेरी डेंजरस। एट द सेम टाइम जो है वो डायरेक्टली सेल इंजरीज भी करती है। ठीक है, सो ये इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का साइड का ऑब्वियसली वी नो दैट इज अ पॉइजनिंग, तो वो एनीमिक हाइपोक्सिया के साथ साथ जो है वो उसका एक और इफेक्ट ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सेल्यूलर इंजरीज भी क्रिएट करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, अब तो पूछ लो। मैम वो पहला वाला पॉइंट अगर रिपीट कर लो, फर्स्ट पॉइंट। पहला वाला पहला वाला पॉइंट है कि स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, ब्लड कब रुका हुआ होता है, जब हार्ट इज नॉट एबल टू पंप प्रॉपरली। सो पहला कॉज क्या होगा, द हार्ट फेलियर। ठीक है, वो हार्ट फेलियर है, कार्डियोजेनिक फेलियर है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, जो भी है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा स्टेगनेंट का कॉज, कि जो है द ब्लड इज वेरी थिक, दैट इज इन द पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ब्लड की विस्कोसिटी बहुत बढ़ गई है, तो दैट इज अगेन स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। ठीक है, क्लियर? क्लियर। इज दे ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। मैम ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? बेटा ये हम BRS से पढ़ रहे हैं। ओके, सो हम बेसिकली
हम बेसिकली जो है कल जो हमने जो एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने कहा था कि मैं कल उसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। हमें ये पता चल गया था कि जो एपेक्स है, ठीक है, वहां पे जो है ब्लड फ्लो जो है वो वेंटिलेशन से कम है, इतना हमें पता चल गया था ना कि ब्लड फ्लो कम है ऊपर जब हम। और ये कब हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जब हम जो है हमारे लंग्स जो है अपराइट पोजीशन में, यानी हम सिटिंग पोजीशन में हैं या हम स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। और बेस के अंदर क्या है? बेस के अंदर जो है क्योंकि हार्ट का लेवल जो है से नीचे है बेस, तो वहां पे हर वक्त जो है ब्लड फ्लो ज्यादा है। और जब हम लाई डाउन कर जाएंगे, रिमेम्बर जब हम सुपाइन पोजीशन में होंगे तो पूरा का पूरा लंग सिर्फ जोन 3 में ही होता है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो भी पूरा का पूरा लंग जोन 3 में होगा। जोन 3 का मतलब क्या है? जोन 3 का मतलब है कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो। जोन 3 का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो, यानी सिस्टली में भी ब्लड फ्लो होगा लंग में और डायस्टली में भी ब्लड फ्लो होगा लंग में, ठीक है। और जब मैं लंग की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग द वेंटिलेशन परफ्यूजन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने जब VA/Q कल निकाला था तो हमने कहा VA/Q 0.8 आता है, क्योंकि वेंटिलेशन 4.2 लीटर होती है और परफ्यूजन 5 लीटर है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो 0.8 आता है, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि एपेक्स पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या है और बेस पे क्या है, ठीक है। एपेक्स के ऊपर हमें ये बात पता है कि ब्लड फ्लो जो है, अगेन कंडीशन हमने क्या लगाई है? कंडीशन ये है कि हम सिटिंग पोजीशन में हैं, ठीक है। लाइंग डाउन में तो मसला हल है, लाइंग डाउन में तो सारा का सारा यही जोन है जब हम लाई डाउन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग में, तो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम सिटिंग पोजीशन में हैं तो एपेक्स के ऊपर जो है वो, अच्छा रिमेम्बर, बेस के ऊपर एयर भी ज्यादा जाती है। आप सब ने कभी ना कभी बलून इन्फ्लेट किया होगा। जब आप बलून में हवा भरते हो तो हवा किस तरफ जाती है? बलून के जो एंड होती है, टिप होती है, जो ब्लाइंड एंड होता है, वहां जाती है ज्यादा। एग्री और डिसएग्री? जहां से आप हवा डाल रहे होते हैं उधर भी तो वो पाउच हो सकती है ना, लेकिन वो वहां नहीं पाउच होती, वो कहाँ जाती है? बेस की तरफ जाती है। सिमिलरली जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे बेस में हवा ज्यादा जाती है, क्योंकि हमारे बेस के एल्वुलाई की कंप्लायंस जो है, एबिलिटी टू एक्सपेंड, डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो एपेक्स की निस्बत ज्यादा होती है। एंड द सेम इज द केस विद द बलून, कि बलून का बेस जो है वो मोर कंप्लाइंट होता है देन द एपेक्स। एग्री? इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है। सो हवा कहाँ, अगर आपसे MCQ में पूछा जाता है कि वेंटिलेशन कहाँ ज्यादा है, ठीक है, तो वेंटिलेशन कहाँ ज्यादा है? वेंटिलेशन बेस पे ज्यादा है, ठीक है। बेस पे ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? एपेक्स पे कम है, ठीक है, सही है। अगर आपसे पूछा जाता है परफ्यूजन कहाँ ज्यादा है, ब्लड फ्लो कहाँ ज्यादा है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो भी बेस पे ज्यादा है, एपेक्स पे कम है। ये दो बातें समझ आती हैं? कौन सी दोनों चीजें बेस पे ज्यादा है? ब्लड फ्लो भी बेस पे ज्यादा है और परफ्यूजन भी बेस पे ज्यादा है, ठीक हो गया। जब हम रेशो निकालेंगे इसका, ठीक है, तो अगर हम रेशो निकालेंगे तो बेस के ऊपर क्या है? अगर मैं आपको एक वैल्यू देती हूँ, आप इस वैल्यू का VA/Q निकालो, ठीक है, और आप निकालो इस वैल्यू का VA/Q, 3/2 और 4/6। जरा डिवाइड करके मुझे बताओ 3/2 से क्या आता है और 4/6 क्या आता है? ये आ रही है मैम वैल्यू आप? हाँ। थ्री तो बाई अब टू वन मुझे पॉइंट फाइव ओके, तो इसका क्या मतलब है कि अगर जो है एपेक्स पे, ठीक है, वेंटिलेशन भी कम है, परफ्यूजन भी कम है। देखो मैंने वेंटिलेशन की वैल्यू भी कम लिखी है और परफ्यूजन की वैल्यू भी कम लिखी है, लेकिन एज द एरो सेज कि वेंटिलेशन परफ्यूजन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा कम नहीं है। मींस अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ब्लड फ्लो ज्यादा कम है इधर एपेक्स पे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैंने ब्लड फ्लो को इसके कंपैरिजन में यहाँ कम लिखा है, तो VA/Q की वैल्यू क्या आई? more than 1, ठीक है। और अगर मैं बेस पे जाती हूँ तो बेस पे जो है वो ये दोनों ज्यादा हैं,
ठीक है, ये दोनों ज्यादा हैं, बल्कि मैं इसको ये कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ब्लड फ्लो जो है वो वेंटिलेशन से ज्यादा और भी ज्यादा है। तो मैंने इसको 4/6 किया, तो ये वैल्यू क्या आई? 0.8। तो बेस पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो <<1, एपेक्स पे <<1। ये बात समझ में आती है? यस मैम। ये किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो। मैम वैल्यू की समझ तो आ गई है। हम्म, अब क्या समझ नहीं आया ये मुझसे पूछो। मैम जिस तरह आपने बताया समझ में आ गया सारा। हम्म, अब याद कैसे करना है? याद ऐसे रखना है कि आप बैठे हुए हो ना सारे, कुछ लोग लेट के भी सुन रहे होंगे, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए, ठीक है, जो लोग सब बैठे हुए हैं, तो वो ये रियलाइज करो कि आप बलून को दिमाग में रखो और आप ये देखो कि आपके एपेक्स में हवा कम जा रही है, ठीक है, लेकिन एपेक्स पे ब्लड फ्लो और भी ज्यादा कम जा रहा है, क्योंकि हार्ट जो है एपेक्स से बहुत नीचे लेवल पे और आप बैठे हुए हो। तो जब आप रेशो निकालोगे, मैं जब भूल जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि भाई हवा कम जा रही है, ठीक है, तो मैंने हवा को कम लिखा, लेकिन ब्लड फ्लो और भी कम जा रहा है, जब मुझे याद नहीं आता मैं इस तरह लिख के उसको डिवाइड करके देख लेती हूँ कि V/Q बढ़ा हुआ होगा एपेक्स पे कि कम होगा। ठीक है, बेस पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है, हवा भी ज्यादा जा रही है लेकिन ब्लड फ्लो से कम जा रही है कंपैरिजन में। ठीक है, आप ये दो वैल्यूज याद करके, अगर आपको याद नहीं रहता आप डिवाइड करके देख लो, तो आप कभी भी MCQ आपका गलत नहीं होगा। आप अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके देख लो, आपका MCQ गलत नहीं होगा। एपेक्स पे ब्लड फ्लो लोवेस्ट, बेस पे ब्लड फ्लो हाईएस्ट, ठीक है, एपेक्स पे वेंटिलेशन लोअर एंड बेस पे हायर, हाईएस्ट नहीं है, ठीक है, V/Q हायर एपेक्स पे और बेस पे लोअर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यही आपको MCQ में आएगी, इसी पे को ही आपने फोकस करना है। जब आप MCQ बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जो है ना एक बार रिवाइज करूंगी कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी एयरवेज के अंदर, ठीक है, तो जो आर्टीरियल ब्लड की कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है, वो बिल्कुल वीनस ब्लड के बराबर होगी। और जब एम्बोलिज्म होगा, और एम्बोलिज्म के बहुत सारे MCQs आते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, ठीक है, तो एल्वुलर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि वो डेड स्पेस है। और जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये वैल्यूज बराबर होंगे। ठीक है, सो हम क्या करें, नॉर्मल फिजियोलॉजी में एल्विलर ऑक्सीजन प्रेशर्स एंड द आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर्स दे आर इक्वल, ठीक है, ये जो 100 से कम होंगे ये 2% फिजियोलॉजिकल शंटिंग की वजह से होंगे। एल्विलर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड दे आर इक्वल, क्योंकि फॉरेन से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। हमने पढ़ा था कि ये डिफ्यूजन लिमिटेड जो है, परफ्यूजन लिमिटेड नहीं है, ये डिफ्यूजन लिमिटेड है, तो फॉरेन से ये जो है बैलेंस इज अचीव्ड। ठीक है, while when there is a airway obstruction, ठीक है, when there is airway obstruction और right to left shunt, ठीक है, तो जो है जो कॉम्पोजिशन होगी वो वीनस ब्लड के बराबर होगी, और अगर एम्बोलिज्म है तो कॉम्पोजिशन जो है वो डेड स्पेस की तरह होगी। मैम प्लीज जरा ये रिपीट कर दें एक दफा इफ यू डोंट माइंड। आ, देखो, जब वहां पर एल्वुलाई में एयर पड़ी भी है लेकिन कैपिलरी ही ऑब्स्ट्रक्ट है, तो क्या एल्वुलाई में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा? नहीं होगा ना। तो एल्वुलाई कैसे बिहेव करेगा कि उसकी ऑक्सीजन कोई ना लेने आया है ना उसको कोई कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है, तो एल्वुलर ऑक्सीजन जो है वो वैसी ही होगी जैसे कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस में होगी। हमने पहले भी याद किया है, एटमॉस्फेयर में 160, एल्वुलाई में 150, ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से फिर 100, 100 और 40, 40 वीनस ब्लड में, ठीक है, तो एल्वुलर ऑक्सीजन जो है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस यानी जो ट्रेकियल ऑक्सीजन है उसके बराबर हो जाएगी, और ये उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तो ये जीरो ही होगा। ये कब होगा? जब एल्वुलाई
है लेकिन उससे कोई ऑक्सीजन नहीं लेने आ रहा, यानी एम्बोलिज्म है। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन जो है एल्वुलाई के पास एयर ही नहीं है, तो ब्लड की कंपोजिशन कैसी होगी? वही होगी ना जैसा वो आया था, वीनस ब्लड आया था, वीनस ही वापस चला जाएगा। वी ए बाई क्यू जीरो, वी ए बाई क्यू इंफिनिटी। आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, अगर कंफ्यूजन होगी तो हम फिर वापस से भी डिस्कस कर लेंगे इसको। Okay, now we are discussing another very important topic, that is the chemoreceptors. अगेन इसके एमसीक्यूज आपको आते हैं और काफी कंफ्यूज कर रहे होते हैं, तो बेसिक पहले हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। कीमोरिसेप्टर्स हैं क्या? कीमोरिसेप्टर्स बहुत सारी तरह के हमारी बॉडी में है, लेकिन हम विथ रिगार्ड टू जो कीमोरिसेप्टर इन रेस्पिरेशन बात करेंगे तो वो कीमोरिसेप्टर्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो दूसरे कीमोरिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, जो स्पेशल सेंस में है, वो टेस्ट भी कीमोरिसेप्टर है। ठीक है, स्मेल भी कीमोरिसेप्टर है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, वो भी कीमोरिसेप्टर्स है। ठीक है, और जो है उसके बाद हम ऑस्मोरिसेप्टर्स हो गए, स्मेल हो गया, टेस्ट, ये भी सारे कीमोरिसेप्टर्स ही हैं। लेकिन हम जब रेस्पिरेशन के रिगार्ड में बात करेंगे तो हम वो कीमोरिसेप्टर्स की बात करेंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी नहीं डिस्कस किए कीमोरिसेप्टर, मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये कीमोरिसेप्टर्स दो जगहों पर होते हैं। ठीक है, एक इसकी लोकेशन पेरिफेरल है और एक इसकी लोकेशन सेंट्रल है। और याद रखो, जब भी हम किसी चीज को कहते हैं ना सेंट्रल, तो सेंट्रल का मतलब हमारे पास एक ही है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, और पेरिफेरल का मतलब है ब्रेन से बाहर। ठीक हो गया? जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास अयोटा और कैरोटिड में है, वहीं पे जहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स है। लोकेशन इनकी सेम है, मगर इनका ये रिसेप्टर डिफरेंट तरह के हैं। वो बैरो रिसेप्टर प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे थे, ये बॉडीज हैं। ठीक है, कैरोटिड बॉडीज और अयोटिक बॉडीज हैं, ये क्या डिटेक्ट करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करती हैं। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है, पेरिफ्री वाले, वो इन तीनों को डिटेक्ट करती हैं। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो इन तीनों को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो मेडुलरी कीमोरिसेप्टर्स हैं, जो मेडिला में है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं। इसकी हम अभी पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल वाले सिर्फ किसको डिटेक्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली वो हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करता है और वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इसको हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जो पेरिफेरल वाले हैं वो ऑक्सीजन के लो प्रेशर्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के हाई को भी कर रहे होते हैं और पीएच को भी कर रहे होते हैं। सो पेरिफेरल जो है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, अगर आपको आता है कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि हाइपोक्सीमिया, हाइपर कैप्निया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कौन सा मार्क करोगे? पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। समझ में आ रही बात? ठीक है, पेरिफेरल वाले तीनों को डिटेक्ट करें। अच्छा, अब अगर हम नर्व सप्लाई याद रखना चाहें कैरोटिड की और अयोटिक की, तो कैरोटिड ऊपर है, अयोटिक नीचे है। ठीक है, तो कैरोटिड 9th क्रेनियल नर्व, अयोटिक नीचे तो 10th क्रेनियल नर्व। सही, 9 ऊपर आता है, 10 नीचे आता है। पेरिफेरल किस चीज को डिटेक्ट करते हैं? पेरिफेरल डिटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वही पार्शियल प्रेशर जो अभी हम बात कर रहे थे, जब PaO2 60 mmHg से कम होता है तब ये स्टिमुलेट होते हैं। जब आर्टीरियल, ठीक है, आर्टीरियल PaO2 जो है वो जब 60 से कम होता है, सो देन दे गेट एक्टिवेटेड। इज दिस क्लियर? ठीक है, और जो सेंट्रल वाले हैं वो हाइड्रोजन सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो हाइड्रोजन को अलाउ नहीं करता टू एंटर इनटू इट।
ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इजीली परमेबल होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड वहां जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज एफ के कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ, वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट बनाती है, और फिर ये एक्चुअली हाइड्रोजन आयन जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो अगर एमसीक्यू में आता है कि डायरेक्ट स्टिमुलेशन जो है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर की किससे होती है, तो वो हाइड्रोजन आयन से होती है। लेकिन अगर आपसे ये आता है कि क्या हाइड्रोजन आयन जो है वो क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर, तो नो, इट डज नॉट क्रॉस। इट्स एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड which crosses the blood brain barrier, combines with the water, ठीक है, converted into the carbonic acid, ठीक है, dissociate into hydrogen and bicarbonate ion, and this hydrogen then stimulate the central chemoreceptor। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एंड दिस इज द पॉइंट कि जब हम वॉलेंट्री एपनिया करते हैं, जैसे आप लोग कभी शर्त लगा के सांस रोक लेते हो, तो क्यों हम वापस से सांस लेना शुरू कर देते हैं? बिकॉज ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। When we built up carbon dioxide in our body, the central chemoreceptor get activated and we start hyperventilating। ठीक है, ओके। अपार्ट मैम फ्रॉम ये दीज, सेंट्रल रिसेप्टर भी अगर एक बार रिपीट कर लो। क्या रिपीट कर दूं? सेंट्रल रिस्पिरेटरी रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स दे आर सेंसिटिव टू द हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली, ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन आयन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, सो व्हेन हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो वो कैसे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट भी करेगा? So for that the mechanism is that the carbon dioxide crosses the blood brain barrier, ठीक है, and this cross जो है lead to the formation of hydrogen ion inside the जो है CSF, ठीक है, और वो उसको स्टिमुलेट करती है डायरेक्टली। क्लियर? आप लोग एक बार रीड कर लेना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये वाला टेबल इज इम्पोर्टेंट, ये आई थिंक रफी में भी गिवन है ये वाला टेबल, दिस टेबल। ठीक है, इस पे पॉइंट लिख लो कि जो है सेंट्रल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्रॉस करती है डायरेक्टली, जो है सेंट्रल जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिस्पॉन्ड मैम जो करते हम हैं। खुद सांस रोकते हैं वो। दैट इज वॉलेंट्री एपनिया। जो हम खुद से सांस रोकते हैं, वॉलेंट्रली जो रोकते हैं, दैट इज वॉलेंट्री एपनिया। इनवॉलेंट्री एपनिया कहाँ कहाँ हो रहा होता तो है? जब उसमें मैंने मैम जैसे कौन सा? अगर वॉलेंट्री एपनिया ब्रेक कहाँ होता मैम है? ब्रेथ वॉलेंट्री है। होल्डिंग। हाँ, ब्रेथ होल्डिंग जो ब्रेक होती है, इसको कहते हैं ना ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ ब्रेक, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं ना इसको, ब्रेक पॉइंट। वो कहाँ यस होती है? मैम। जब यस। जब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो वो जो हम जैसे डाइवर्स हो गए या जो स्विमर्स होते हैं, तो वो बेसिकली अपना ब्रेथ होल्डिंग इंक्रीज करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि पहले सरफेस पे अच्छे से ब्रीदिंग करके जाते हैं, और फिर एक गहरा सा सांस लेके फिर पानी में उतरते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना वो। सो उससे जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो होल्ड कर सकते हैं ब्रेथ को, अगर उनके लंग बड़े इन्फ्लेटेड हों तो। अब अपार्ट फ्रॉम दीज कीमो रिसेप्टर, और कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं? ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स में अगर इसमें कहूंगी, ठीक है, जो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, एक्सरसाइज जब भी हम स्टार्ट करते हैं या हमारी ब्रेन प्लान करता है टू एक्सरसाइज, ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं और जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? पोजीशन। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो पोजीशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये दो हैं, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन। ये दो स्पेसिफिक है, और नॉन स्पेसिफिक जो है उसमें फिर पेक्सिनियन भी आ जाता है, या जब हम वहां पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, रूफनीज भी आ जाता है और भी आ जाते हैं। ये दो स्पेसिफिक है, यानी ये स्पेशली प्रोप्रियोसेप्शन के लिए बॉडी में। तो ये जो है एक्सरसाइज में एक्चुअली वेंटिलेशन को स्टिमुलेट करते हैं। एमसीक्यू है, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर जॉइंट एंड मसल रिसेप्टर्स जो है वो जो है वेंटिलेशन को एक्टिवेट करते हैं, ना कि कीमो रिसेप्टर्स इटसेल्फ। ठीक हो गया? क्लियर है ये पॉइंट? उसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स की और हम बात करें,
कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जब हम सांस बहुत गहरा डीप गहरा सांस लेते हैं, ठीक है, तो कौन से रिसेप्टर्स हैं जो डिस्टेंशन को जो है की वजह से स्टिमुलेट होते हैं और वो क्या करते हैं और स्ट्रेच ऑफ द लंग को प्रिवेंट करते हैं। ये लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, इनका नाम लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स है। और ये जो रिफ्लेक्स होता है हेरिंग बेयर रिफ्लेक्स होता है, यानी अगर हमने बहुत डीप गहरा सांस लिया, ठीक है, तो उसके बियॉन्ड जो हमारी स्ट्रेचिंग ऑफ लंग जो स्टॉप होती है, ठीक है, वो जो है हेरिंग बेयर रिफ्लेक्स की वजह से होती है। दैट इज अ लंग स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद जो और एक रिसेप्टर्स जो एमसीक्यू में कभी पूछे जा सकते हैं वो जे रिसेप्टर्स है। ये जे रिसेप्टर्स जो है ये जक्स्टा कैपिलरी मींस दे आर अपोजिट टू द कैपिलरी, ठीक है, दे आर क्लोज टू द कैपिलरी इन द एल्वियुलर वॉल। और ये कब स्टिमुलेट होते हैं? जब पल्मोनरी कैपिलरीज की एंगॉर्जमेंट हो जाती है, जब पल्मोनरी एडिमा प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो दीज जे रिसेप्टर्स जो है ये पल्मोनरी एडिमा में स्टिमुलेट होते हैं। और ये जो है ना फिर रेस्पिरेशन को शैलो कर देते हैं और रैपिड कर देते हैं। तो यूजुअली लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आप लोग की रिकॉल वाली चीजें, ये आप याद कर लो सारी। हम अभी आई थिंक 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मैं इमीडिएटली दूसरा लिंक शेयर करूंगी, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। अब हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, एक एक्सरसाइज का इफेक्ट, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स, और एक हाई एल्टीट्यूड, ये हमारा रेस्पिरेशन जो है ना में रह गया है। आई थिंक मैं इसको यहाँ एंड कर रही हूँ और दूसरे लिंक से ज्वाइन एक्सक्यूज करते मी हैं। मैम। जी मैम जी वो जी। एक प्रेगनेंसी वाला होता है वो भी करवा दीजिएगा काइंडली। प्रेगनेंसी वाला क्या?